नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष रामजी लाल सुमन के आगरा आवास पे करड़ी सेना द्वारा किए गए हमले की हम कड़ी निंदा करते हैं। यह घटना लोकतांत्रिक मूल्यों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा आघात है। सभी मतभेदों को शांतिपूर्ण संवाद और संवैधानिक तरीके से सुलझाया जाना चाहिए, न कि हिंसा के माध्यम से। हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो समझा जाएगा कि इस घटना के पीछे सरकार की भी मिली भगत है। रामजी लाल सुमन की राणा सांगा के ऊपर कही गई बातें ऐतिहासिक रूप से पूर्णतः सत्य है। अब इन लोगों को भी सच्चाई सुनने की आदत डालनी चाहिए। ये भाजपा सरकार सिर्फ उन्हीं ऐतिहासिक कब्र को खोजती है जिससे उन्हें राजनीतिक फायदा पहुँच सके। अगर कोई पिछड़ा समाज का व्यक्ति अपने लोगों पर इतिहास में हुए अत्याचारों की बात उठाता है तो उसके घर के बाहर दंगाई पहुंच जाते हैं, उसे मारने की धमकी दी जाने लगती है। इतिहास में न जाने कितने ऐसे उदाहरण हैं जब दलितों पर अमानवीय अत्याचार किए गए। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह मनुवादी विचारधारा के तहत दलितों को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया और उन पर जुल्म किए गए। सामाजिक और धार्मिक अत्याचार। दलितों को मंदिर में जाने से रोका जाता था। ऊंची जाति के कुएं से पानी लेने की अनुमति नहीं थी। उनकी परछाई तक को अपवित्र माना जाता था। उन्हें गांव के बाहरी इलाकों में रहने के लिए मजबूर किया जाता था। शिक्षा पर प्रतिबंध। दलितों को पढ़ने लिखने तक की अनुमति नहीं थी। अगर कोई दलित वेद या शास्त्र पढ़ते हुए पकड़ा जाता था तो उसे कठोर दंड दिया जाता था। सांस्कृतिक बहिष्कार। दलितों को ऊंची जातियों के समारोह में शामिल नहीं होने दिया जाता था। उन्हें अपने पारंपरिक त्योहारों तक को मनाने की अनुमति नहीं थी। आर्थिक शोषण, बेगारी प्रथा। दलितों को बिना वेतन के ऊंची जातियों के लिए काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। अगर वे काम करने से मना करते तो उन्हें सजा दी जाती थी। जमीन और संपत्ति पर रोक। दलित को जमीन का मालिक बनने की अनुमति नहीं थी। वो केवल मजदूरी करने के लिए बाध्य थे और वो अपनी आर्थिक स्थिति को नहीं सुधार सकते थे। व्यापार पर प्रतिबंध। दलित अगर व्यापार कोई सा भी करते तो उन्हें समाज समर्थन नहीं देता था। उन्हें केवल नीची समझे जाने वाली नौकरियों जैसे चमड़ा उद्योग, साफ सफाई तक ही सीमित रखा जाता था। शारीरिक और मानसिक अत्याचार, हत्या और हिंसा। इतिहास में कई बार दलितों को जातीय हिंसा का शिकार बनाया गया। दलितों के गाँव को जलाने, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और उनके परिवार को मारने की घटनाएं आम थी। पशुओं जैसा व्यवहार। कई जगह दलितों के पैरों में झाड़ू बांधकर चलने के लिए कहा जाता था ताकि उनकी छाया से कहीं सड़क न अपवित्र हो जाए। कई क्षेत्रों में उन्हें गले में हांडी बांधकर चलने के लिए कहा जाता था ताकि उनका थूक भी जमीन को अपवित्र न करे। जातीय नरसंहार और दंगे। कई बार दलितों पर संगठित हमले किए गए, खासकर तब जब उन्होंने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई। उदाहरण के लिए खौरलांजी हत्याकांड 2006। जातिगत हिंसा के और कई सारे मामले हैं। जब दलितों ने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई तो उसे दबाने के लिए प्रताड़ना और हिंसा का सहारा लिया गया। बाबा साहब अम्बेडकर और अन्य कई दलित नेताओं को भी मनुवादी सोच के लोगों का विरोध का सामना करना पड़ा। महाड़ सत्याग्रह सन 1927। जब दलितों ने सार्वजनिक जल स्रोतों से पानी लेने की मांग की तब उन पर हमला किया गया। आरक्षण का विरोध। जब दलितों को शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण दिया गया तो इनका व्यापक विरोध किया गया। दलित उत्पीड़न के मामले। आज भी कई जगहों पर दलितों को पीटने, हत्या करने और सामाजिक बहिष्कार की घटनाएं सामने आती रहती हैं। ऊना कांड 2016। दलित युवाओं को पीटकर उनका अपमान किया गया। हाथरस कांड 2020। दलित लड़की की हत्या और उसका बलात्कार किया गया। इतिहास से लेकर आज तक दलितों को शोषण और अत्याचार का सामना करना पड़ा। सामाजिक सुधार आंदोलनों, कानूनों और जागरूकता के कारण कुछ स्थिति में सुधार हुआ है। हमें जातिवाद के खिलाफ आवाज उठानी होगी और समानता पर आधारित एक समाज बनाना होगा। चलिए अब देखते हैं रामजी लाल सुमन का वो बयान जो इस समय चर्चाओं में बना हुआ है। सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा के ऊपर कुछ विवादित बातें कही। क्या उनका ये बयान ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है या फिर उनका ये व्यक्तिगत राय है? आज हम इस पूरे मुद्दे की सच्चाई जानेंगे, ऐतिहासिक प्रमाणों को देखेंगे और विश्लेषण करेंगे कि क्या रामजी लाल सुमन का यह बयान सही है या गलत। सबसे पहले जानेंगे कि रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा के ऊपर क्या कहा है। उनके अनुसार राणा सांगा तो एक महान योद्धा थे,
लेकिन उनकी राजनीतिक नीतियां गलत साबित हुई। उन्होंने ये भी कहा कि राणा सांगा ने बाबर को भारत बुलाकर एक बहुत ही बड़ी भूल की, जिससे भारतीय इतिहास की दिशा बदल गई। वो आगे कहते हैं कि कुछ ऐतिहासिक महान हस्तियों का जरूरत से ज्यादा महिमा मंडन किया गया है और उनकी गलत नीतियों का विरोध नहीं किया जाता है, उनकी आलोचना तक नहीं की जाती है। इस बयान को लेकर कई लोगों ने आपत्ति जताई, क्योंकि राणा सांगा को एक राष्ट्रवादी योद्धा और एक हिंदू वीर के रूप में देखा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या उनका ये दावा ऐतिहासिक रूप से सही साबित होता है। चलिए जानते हैं कि राणा सांगा कौन थे। राणा सांगा का जन्म 1472 में हुआ था। वो महाराणा रायमल के पुत्र थे। उन्होंने मालवा, गुजरात और दिल्ली सल्तनत के खिलाफ कई युद्ध लड़े और राजपूतों को एकजुट करने का प्रयास किया। उनकी उपलब्धि थी 1508 से 1527 के बीच कई सफल युद्धों में विजय प्राप्त की, जिससे मेवाड़ की ताकत बहुत ही बढ़ गई थी। वो बहुत ही वीर, साहसी और रणनीतिकार शासक थे, लेकिन उनकी एक गलती बहुत ही भारी पड़ी, बाबर को भारत में बुलाना। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि राणा सांगा ने बाबर से संपर्क किया था। उनके अनुसार दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराने के लिए एक भारी ताकत की जरूरत थी। इसलिए दौलत खान लोदी, जो उस समय पंजाब के गवर्नर हुआ करते थे, और वो और राणा सांगा ने मिलकर बाबर को भारत आने का न्योता दिया। बाबर को लगा कि यह एक सुनहरा मौका है और उसने 1526 में पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हरा दिया। लेकिन इसके बाद बाबर ने राणा सांगा के साथ किए गए समझौते को तोड़ दिया और दिल्ली तथा आगरा पर कब्जा कर लिया। जब राणा सांगा को एहसास हुआ कि बाबर भारत छोड़कर नहीं जाएगा, तब उन्होंने अफगानों और राजपूतों को एक करके बाबर के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। 1527 में खानवा की लड़ाई हुई, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया। बाबर ने इस लड़ाई को जिहादी कहा और खुद को गाजी घोषित किया। इस लड़ाई के बाद राणा सांगा की स्थिति बहुत ही कमजोर हो गई थी और 1528 में उनकी मृत्यु हो जाती है। अगर हम ऐतिहासिक तथ्यों को देखें तो ये बात साबित होती है कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाने में भूमिका निभाई थी। अब सवाल ये उठता है कि बाबर को भारत में बुलाना राणा सांगा की एक राजनीतिक गलती थी तो नहीं, बल्कि यह उस समय की परिस्थितियों के अनुसार लिया गया एक रणनीतिक फैसला था। राणा सांगा को लगा कि बाबर सिर्फ इब्राहिम लोदी को हराने आएगा और कुछ धन दौलत उसे दे दिया जाएगा और फिर वह वापस लौट जाएगा। लेकिन बाबर ने भारत में ही अपना सत्ता कायम करने का फैसला कर लिया, जिससे राणा सांगा को भारी नुकसान हुआ। इसलिए सपा सांसद रामजीलाल सुमन का पूरी तरह से बयान गलत नहीं है, लेकिन इसे पूरी तरह से राणा सांगा की कमजोरी कहना भी उचित नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि इतिहास में कई ऐसे लिए गए फैसले सही या गलत नहीं होते हैं, बल्कि वो परिस्थिति पर निर्भर करते हैं। राणा सांगा एक बहादुर योद्धा थे, लेकिन उनका विश्वास बाबर पर करना बहुत ही बड़ी भूल साबित हुआ। अगर राणा सांगा बाबर से इब्राहिम लोदी से युद्ध करने से पहले बाबर से युद्ध कर लेते तो आज इतिहास कुछ और होता। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि वो नासमझ थे, बल्कि वो एक दूरदर्शी राजा थे और कहा जाता है कि वो अपने राज्य और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कई बलिदान दिए। इसलिए रामजीलाल सुमन का बयान सही हो सकता है, लेकिन राणा सांगा की वीरता और साहस को कम आंकना गलत होगा। तो दोस्तों, यह थी राणा सांगा और बाबर के इतिहास पर विस्तृत चर्चा। क्या आपको लगता है कि क्या राणा सांगा ने इतिहास में सबसे बड़ी गलती की थी बाबर को भारत बुलाकर, या फिर केवल ये परिस्थितियों का खेल था? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।